हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अपने चैनल पे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास की सीरीज हम लेके आए हैं आपके लिए, स्पेशली फोकस हमारा है यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ पे आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको टारगेट करके हम ये क्लासेस की सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। और हमने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में हमने पोर्तुगीज पहले ये डिस्कस किया कि यूरोपीय शक्तियां कैसे आई, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया किस क्रम में आई, क्या रीजनिंग थी। उसके बाद हमने ये देखा कि पोर्तुगीज का यहाँ पे कैसे उन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित किया, जैसे उसमें फ्रांसिस डी अल्मीडा का क्या योगदान रहा, उसके बाद अल्बुकर्क क्या क्या योगदान रहा, ऐसी चीजें हमने देखी। ठीक, वास्को डी गामा कब आए, ये सब चीजें देखी। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। इसके बारे में हमने थोड़ा सा बात किया था कि जो सबसे पहले इसकी जो कंपनी की स्थापना हुई वो होती है कब, 1599 में। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1599 में, और 1600 में जो वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने पूर्व के साथ व्यापार करने का जो आज्ञा पत्र था वो 15 वर्षों के लिए दे दिया था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। ये कब दिया? 1 साल बाद। ठीक है, 1 साल बाद। और इस समय भारत में कौन सम्राट था? इस समय भारत में सम्राट थे अकबर। ठीक, तो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इस समय कौन राजा था। इस समय राजा थे यहाँ अकबर। ठीक है, इस समय राजा थे अकबर। अब बात हम करते हैं कि उसके आगे की घटनाएं कैसे बढ़ती हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे यहाँ पे बंगाल में या इंडिया में कैसे अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब यहाँ मैं कह रहा हूँ ना कि फैक्ट्री स्थापित हो रही है, तो फैक्ट्री का ये मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल मत निकालिएगा कि फैक्ट्री का जो यूज हो रहा है वो उत्पादन के लिए हो रहा है। नहीं, यहाँ उस समय फैक्ट्री का मतलब होता था कि जहां पे कंपनी का जो सामान निर्यात करना है वो लाए हैं, या यहाँ से आयात करके ले जाना है, तो उसको वेयर हाउस समझिए, भंडार गृह के रूप में फैक्ट्री को समझिए। क्या? भंडार गृह। ठीक है, भंडार गृह के रूप में समझिए, ये वेयर हाउस था फैक्ट्री उस समय का। यहाँ उत्पादन नहीं होता था किसी चीज का। जैसे आज की फैक्ट्री में क्या कहते हैं, उत्पादन को देखते हैं, लेकिन उस समय फैक्ट्री में उत्पादन नहीं। उस समय की फैक्ट्री का अर्थ था जो यहाँ पे स्थापित की जाती थी। जैसे कि हमने कहा था कि उन्होंने पोर्तुगीज ने कोच्चि में किया, फिर वहां अलग अलग कुन्नूर में किया, तो वो फैक्ट्रियां क्या है? भंडार गृह है। ये आप ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल चीज है। फैक्ट्री क्या थी? भंडार गृह थी। तो अब हम बात करते हैं 1609 की। 1609 में 15 वर्ष के लिए यहाँ मिला हुआ है आज्ञा पत्र कि आप पूर्व के लिए एकाधिकार आपको मिल गया, जाइए आप व्यापार करिए। 1600 में कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या होता है, 1609 में जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम है, उन्होंने, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने ये जो साल वाला मामला था ना, वो खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि अनिश्चित काल के लिए जाओ, अब जाओ, आपको हम व्यापारिक एकाधिकार दे रहे हैं, पूर्व के साथ दे रहे हैं व्यापारिक एकाधिकार, आप जाइए और व्यापार करिए। ये कब की घटना है? ये 1609 की घटना। ठीक, 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब बात आती है उसके बाद आगे। तो अब क्या हुआ, अंग्रेजों को जैसे अधिकार मिला वो आना चालू कर दिए। अच्छा, अब डायरेक्ट कोई ऐसे व्यक्ति तो आ नहीं जाएगा, कोई उनका प्रतिनिधि आएगा जो यहाँ के राजा से मिलेगा। तो जब ये आते हैं, 1611 का समय है, उस समय जहांगीर यहाँ पे रूल कर रहे हैं। कौन? जहांगीर। यहाँ पे जहांगीर रूल कर रहे हैं। तो हॉकिंस और सर टॉमस रो, दो जो हैं ये क्रमशः आते हैं। पहले हॉकिंस आते हैं जहांगीर के दरबार में, फिर 1615 में जहांगीर के दरबार में टॉमस रो पहुंचते हैं। ठीक है, और इन्हें कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री लगाने की डिमांड थी इनकी, वो स्वीकृति मिल जाती है। और सबसे पहली फैक्ट्री इन्हीं के तहत जब इनको मिल जाती है, तो प्रथम फैक्ट्री, पहली तो ये साउथ में लगा लेते हैं, साउथ में मसूलीपट्टनम में लगाते हैं, लेकिन ये अस्थायी है, ध्यान रखना, ये अस्थायी फैक्ट्री थी इनकी। ठीक है, ये फैक्ट्री इनकी क्या है, जो मसूलीपट्टनम में लगती है, वो क्या है? अस्थायी फैक्ट्री है। और स्थायी फैक्ट्री इनकी पहली लगती है 1613 में।
जो कंपनी की पहली फैक्ट्री लगती है स्थायी फैक्ट्री, वो है 1613 में। याद रखना आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, एक क्रम से नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट लेना और स्नैपशॉट ले लीजिए कि 1611 में अस्थायी फैक्ट्री लगती है और 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित होती है। ठीक, यहां तक क्लियर है आपका। और फैक्ट्री का मतलब यहाँ पे है भंडार गृह से, वेयर हाउस समझिए, यहाँ पे आयात निर्यात और कंपनी के जो कागज हैं वो सारी चीजें रखी जाती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1600, आगे चलते हैं तो होता क्या है कि धीरे धीरे चीजें वो व्यापार में आगे बढ़ रही हैं और समय आता है 1698 का। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान है। ठीक है, अजीमुशान क्या करते हैं, अंग्रेजों को गोविंदपुरा, सूतानाती और कोलिकाता, ये नाम तीनों याद रखिएगा, सूतानाती, गोविंदपुरा, सूतानाती और कोलिकाता, 3 गांव करके हैं, 3 गांवों को इन्होंने दिया उनको कि आप यहां पे बसने के लिए। तो क्या किया, जॉब चार्नॉक के द्वारा फोर्ट विलियम अर्थात कलकत्ता की स्थापना की गई इन तीनों गांवों को मिला के। कौन कौन से, गोविंदपुरा, सूतानाती और कोलिकाता। ठीक है, इसकी क्या हुआ था, जॉब चार्नॉक ने, तो स्थापक कौन है, कलकत्ता के संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक हैं जॉब चार्नॉक। याद रखना, ये नाम भूलना नहीं है आपको, जॉब चार्नॉक, ये कलकत्ता के संस्थापक है। और किसको लेके बनाया गया है, गोविंदपुरा, सूतानाती, कोलिकाता। अच्छा, ये जो सूबेदार अजीमुशान ने, इन्होंने इसकी जमींदारी दी थी कि आप इसकी जमींदारी संभालिए। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, इन तीनों को मिला के अपना फोर्ट विलियम बनाया, जिसको कोलिकाता, कलकत्ता के नाम से जाना गया। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कौन, चार्ल्स आयर। इनका नाम याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब चार्नॉक कलकत्ता के संस्थापक हैं और चार्ल्स आयर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए। ठीक, अब देखिए आगे क्रम, धीरे धीरे घटनाक्रम बढ़ रहा है और 1717 में अंग्रेजों को जो फर्रुखसियर सम्राट है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर, इन्होंने क्या दे दिया, शाही फरमान किया। कैसा, इन्होंने शाही फरमान दिया कि आपको पूरे बंगाल में निःशुल्क व्यापार की अनुमति दी जाती है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आगे जब हम केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे बंगाल में क्लैशेस होते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सभी जितनी कंपनियां आई हैं, जैसे पहले पोर्तुगीज आई, डच उसके बाद आई, डच को भी हम इसके बाद हम करेंगे, क्रम हो गया, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमने डिस्कशन चालू कर दिया था, इसलिए पहले इसको समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम ये समझ लीजिए कि एक इंट्रोडक्शन है आपको कि ये कैसे भारत में आई। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्तुगीज को पछाड़ती है, फिर डच को कैसे हराती है विदारा के युद्ध में, फिर फ्रांसीसी को कैसे हराती है वांडीवॉस के युद्ध में, ऐसे हरा के और डेनिश के साथ समझौता करके उनसे जो यहाँ के उनके बस्तियां कह लीजिए या उनके बनाए हुए उपनिवेश थे उनको खरीदा कैसे गया, और फिर अंततः कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक तरफा और कह लीजिए कि सिंगल जो राज करने का जो इनका वो था, मोटिव था, वो पूरा किया। तो ये चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्थापित हुई, पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, अस्थायी कहाँ लगी, स्थायी कहाँ लगी 1613 में, फिर उसके बाद ये कोलकाता में कैसे इनको मिला, तो सूबेदार अजीमुशान ने इनको जमींदारी दी थी, गोविंदपुरा, सूतानाती, कोलिकाता का। इन्होंने वहां पे क्या किया, फोर्ट विलियम कलकत्ता बना। अब व्यापार का काम इनका क्या सुदृढ़ हो गया कि कलकत्ता में इनको एक जगह मिल गई है। अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने दे दिया, इनको क्या फरमान शाही दे दिया कि आप फ्री में पूरे बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। अच्छा, आप उस समय का बंगाल, आज का बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं है, उस समय के बंगाल का मतलब देखिए, उस समय के बंगाल का मतलब ऐसा है कि बांग्लादेश भी है, आज का वेस्ट बंगाल भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, ठीक है, और झारखंड भी है। ठीक, तो आज के जो उस समय का बंगाल है उसमें बांग्लादेश है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। तो एक बड़ा साम्राज्य था वो। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेजों की फैक्ट्री लगी और उन्हें कैसे कैसे यहाँ पे बेस मिला रहने का, और फिर कैसे उनको निःशुल्क व्यापार की अनुमति मिली। अब हम
अभी बात करते हैं डच कंपनी की। पहले हम सारी कंपनियों का हम एक ऊपर ऊपर देख लेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रिटिश कंपनी का देखेंगे कि कैसे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही यहाँ रूल ज्यादा रहा है, तो सवाल जो होते हैं वो ज्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है, अब हम चलेंगे कहाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर। ठीक है, एक बार आप स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, जो डच कंपनी है। ठीक है, ये आपने, मुझे विश्वास है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा, दो कौन से, हॉकिंस और थॉमस रो। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम लोग पढ़ रहे थे वो पुर्तगाली, तो पुर्तगाली में मैं एक चीज आपको मैं नोट करा दूं कि पुर्तगालियों का योगदान क्या है, उसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, पुर्तगालियों योगदान कह ले या वो यहाँ पे क्या लेके आए थे, उसके बारे में हम बात करें। ठीक है, तो इनके योगदान में है कि प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, जो प्रेस की स्थापना शुरुआती दौर में सबसे पहले जो आया है वो पुर्तगालियों के द्वारा है। लिखते जाइए साथ में साथ। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इनके द्वारा की गई। तंबाकू जो है इन्हीं के द्वारा लाया गया था, तंबाकू इनके द्वारा लाया गया था। और देखिए, ये तो आज जो टोबैको यूज करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस जो पत्रकारिता वगैरह के लिए आधार बना। और अपने यहाँ जो निर्माण की शैली थी, गोथिक शैली, अपने यहाँ जो ये शैली इनके द्वारा लाई गई थी, गोथिक शैली। ठीक है, इनके योगदान में प्रिंटिंग प्रेस है, तंबाकू है, गोथिक शैली है। ये एक निर्माण की शैली है, जो चर्चों के निर्माण की शैली होती है ना, ये इनके योगदान कह सकते हैं, या पुर्तगालियों के द्वारा जो लाया गया है। तो प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, गोथिक शैली, ये तीनों नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आप देख रहे हैं कितना बड़ा यूज आगे बढ़ चलता है, क्योंकि अपने यहाँ जो क्रांति का आधार बनता है तो उन चीजों से, इन चीजों से ही बनता है। ठीक है, और गोथिक शैली का मैं आपको बता दूं, गोथिक शैली ऐसे होती है कि ये ऐसे ऐसे जो संरचनाएं बनती है ना निर्माण की, तो उनसे ही रिलेटेड होता है ये गोथिक शैली। ठीक है, इसको आप ऐसी होती है गोथिक, जो गोथिक शैली निर्माण होता है ऐसा होता है। अच्छा, तंबाकू के साथ साथ, तंबाकू तो चलो एक हो गया, नशीला पदार्थ हो गया, आलू, मिर्च, ठीक है, ये सब भी पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था भारत में। ठीक, तंबाकू अपने यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है। तंबाकू, टोबैको, पोटैटो एंड चिली, ये अपने यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है। ये कहां से लाया गया था? ये लाया गया था आपका पुर्तगालियों के द्वारा, और निर्माण शैली में गोथिक शैली लाई गई थी, और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में की थी। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा अलग से। फिर हम चलते हैं डच कंपनी की ओर। हमारी दो कंपनियां हो गई, पहली हो गई पुर्तगाली की जो थी, पोर्तुगीज की एस्टाडो द इंडिया जिसको बोलते हैं, दूसरी होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम तीसरी बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आप इसको नोट करें, फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो तीन प्रोडक्ट आप टोबैको, पोटैटो एंड चिली, वहां से आई प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक शैली निर्माण की। ये नोट कर ले क्योंकि क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डच कंपनी की। डच, EIC लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा आप, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पोर्तुगीज थे वो कब आए? 1498 में सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे। ठीक, उसके बाद जो कंपनी यहाँ स्थापित होती है वो कौन सी होती है? डच की। पहले पोर्तुगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। तो ये कंपनी, इनकी कंपनी कब स्थापित होती है? ये कंपनी स्थापित होती है 1602 में। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो स्थापित होती है 1602 में। ठीक है, 1602 में हॉलैंड में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। अच्छा, जो ये कंपनी है ना, डच कंपनी, इसकी एक मैं विशेषता बता दूं कि ये पूर्णतः सरकारी कंपनी है, पूर्णतः सरकारी है। और यही इसकी एक कमी भी है, क्योंकि क्या होता है कि जब सरकारी सिस्टम से सारी चीजें चलती हैं तो निर्णय लेने में, थोड़े डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, टाइम टेकिंग लगता है। और इसी जगह कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनियों को मात देने में आगे बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो अंग्रेजों की कंपनी थी, वो क्या थी? पूर्णतः निजी। ब्रिटिश कंपनी जो थी वो क्या थी? निजी कंपनी। ठीक, अब इनके डिसीजन मेकिंग में और इनके डिसीजन मेकिंग में काफी अंतर है। ये बहुत फास्ट डिसीजन लेते थे, और यहां रहता था कि भाई पूरा जब सरकारी प्रोसेस होगा तभी होगा। इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पिछड़ गए, इनसे कम्पीट करने में पिछड़ गए। और भी सारे रीजन थे, लेकिन एक बड़ा रीजन ये भी था, आगे हम इसको देखेंगे। जैसे इनकी नौसेना, जो नौसेना था, ये ब्रिटिशर्स की जो नेवल शिप थे या उनके लड़ने के तरीके थे, तो इनकी नौसेना से ज्यादा मजबूत थी। ये भी एक कहीं ना कहीं डच के हारने का कारण रहा। ठीक, अच्छा, जब ब्रिटिशर्स डच यहाँ आए तो डचों ने अपना जो मुख्यालय बनाया ना, वो बनाया बाटविया में। बाटविया ये पड़ता है इंडोनेशिया में। ठीक, बाटविया इंडोनेशिया में इन्होंने क्या बनाया? मुख्यालय। ठीक, ये क्या हुआ ना, ये मसालों के लिए, ये जो मसाला आइलैंड बोलते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया, उस तरफ ये बढ़े और वहीं पे इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, और फिर इंडिया की तरफ इन्होंने अपना रुख किया। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, पूर्णतः सरकारी कंपनी, बाटविया मुख्यालय, 1602 में कंपनी स्थापित हुई हॉलैंड में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि डच कंपनी ने भारत में अपनी कब फैक्ट्री स्थापित की। तो डच कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्री स्थापित की, ये कहाँ की? फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की मसूलीपट्टनम में। डच की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? मसूलीपट्टनम में। मैं आपको एक जगह लिखवा दूंगा सारे ना, कि मसूलीपट्टनम कि किसकी प्रथम फैक्ट्री, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली फैक्ट्री सबकी कहाँ कहाँ है। सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की कहाँ बनी? मसूलीपट्टनम बनी थी, लेकिन वो अस्थायी थी। स्थायी वाली कहाँ बनी थी? सूरत में। और पुर्तगाली की कहाँ बनी थी? उनकी बनी थी कोची में। और डच की कहाँ बनी? मसूलीपट्टनम में। ठीक, ये तीनों हो गए। अभी फ्रांसीसी का भी देखेंगे तो आपको बताएंगे। अच्छा, एक चीज ये है कि डच कंपनियों ने ना भारत में क्या किया, मसालों की जगह, मसालों के स्थान पर वस्त्रों के व्यापार पे ज्यादा बल दिया। वस्त्रों के व्यापार पर ज्यादा बल दिया। इन्होंने ज्यादा बल दिया किस पे? वस्त्रों के। और बताते हैं कि भारत में वस्त्रों के निर्यात का जो श्रेय जाता है, वस्त्रों के निर्यात का श्रेय ये डच कंपनियों को जाता है, का श्रेय।
किसको? डच को। नोट कर लीजिए आप लोग कि वस्त्रों के व्यापार पर ज्यादा बल दिया किसने? डच कंपनी ने। और जो श्रेय जाता है भारत से वस्त्र निर्यात को प्रमुख वस्तु बनाने का, वस्त्रों के निर्यात का श्रेय जो है, इन्होंने मुख्य वस्तु वस्त्रों को बना दिया किसके लिए? व्यापार के लिए। तो इसका श्रेय किसको जाता है? डच को। ठीक। अच्छा, अब ये भी आगे बढ़ रहे हैं, बट इसी समय धीरे धीरे अंग्रेजों की उपस्थिति होती है। अंग्रेजों की उपस्थिति से क्या होता है? इनके बीच और अंग्रेजों की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनी के बीच में लड़ाई होती है और वेदारा का एक युद्ध होता है। कौन सा? एक मिनट मिटा दो। वेदारा। वेदारा के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनी को हरा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच को कहां हराया? वेदारा के युद्ध में। ये युद्ध याद रखना, वेदारा के युद्ध में हरा दिया। अच्छा, हराने से क्या हुआ कि अब ये क्या हुए? ये सीमित हो गए कहां? ये हो गए इंडोनेशिया और ऐसे उन स्थानों पे। इंडिया से इनका कहीं ना कहीं पत्ता कट गया। तो वेदारा के युद्ध में ब्रिटिश जो कंपनी थी, अंग्रेज थे, उन्होंने डचों को हरा दिया। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। कौन सा युद्ध है? वेदारा का युद्ध। वेदारा का युद्ध। क्योंकि कंपटीशन तो अंग्रेजों को भी मिला था, लेकिन उन्होंने क्या किया? अच्छा, ये हुआ था 1659 में। ठीक है, 1659 में वेदारा के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच को हरा दिया। ठीक, तो आप ये नोट कर लीजिए टाइम और कौन सा युद्ध था दोनों को। ठीक। मुख्यालय कहां है डचों का? बाटविया। कंपनी स्थापित कब हुई? 1602। भारत आई सबसे पहले कौन, इनका मुख्यालय कहां से था? ये कहां से अपने को ऑपरेट करते थे? तो वो था बाटविया, मुख्यालय था इनका। भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहां इनकी स्थापित हुई? तो ये हुई मसूलीपट्टनम में। और फैक्ट्री देखिए, फैक्ट्री जब भी यहाँ फैक्ट्री कही जाती है तो फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वो उत्पादन का केंद्र है। फैक्ट्री का मतलब होता है भंडारगृह। उस समय की स्थिति में भंडारगृह से ही लिया जाता है। ठीक है। आपने ये देख लिया। अच्छा, रीजन डच के हारने का मैंने आपको बताया। एक तो नौसैनिक शक्ति कमजोर थी, दूसरी चूंकि ये सरकारी कंपनी थी, डच कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और अंग्रेजी जो कंपनी थी वो क्या थी? निजी कंपनी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये अपने मन से विस्तार वगैरह करने में ऊपर से परमिशन लेना, ये सब चीजें होती थी, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में टाइम ज्यादा लग गया। तो ये 2-3 फैक्टर थे जो कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी बने और फिर उस कॉम्पिटिटिव जो चल रहा था माहौल, उससे ये बाहर होना पड़ा इनको और इनको अपने एक क्षेत्र तक सीमित होना पड़ा और अंग्रेजों ने यहाँ पे फिर सत्ता काबिज की और फिर आगे बढ़े। अच्छा, अभी हमारी कितनी कंपनियां हो गई? एक हो गई मैं पोर्तुगीज, एक हो गई डच, एक हो गई ब्रिटिश। अब हम बात करते हैं डेनिश की। डेनिश में हालांकि बहुत कुछ ऐसा करने को नहीं है। ठीक है, डेनिश कंपनियां, क्योंकि डेनिश कंपनियों ने क्या किया ना, कुछ देर तक तो इन्होंने संभाला था मोर्चा, बट उसके बाद ये क्या कि इन्होंने देखा कि यहाँ चीजें बहुत वो हो रही हैं, गड़बड़ हो रही, तो वो इन्होंने अपनी कंपनी यहाँ पे जो उन्होंने क्षेत्र स्थापित किया था उसको अंग्रेजों के बेचकर निकल गए थे यहाँ से। ठीक है, वस्त्रों को प्रमुख व्यापार की वस्तु बनाया या निर्यात की वस्तु किसने बनाया? डचों ने। ध्यान रखना, किसने बनाया? डचों ने। सब थोड़ा सबका अपना अपना एक वो है। अब बात करते हैं हम डेनिश कंपनी के बारे में। मेनली आपको देखो पढ़ना, प्रमुखता पढ़ना आपको किसके बारे में है? प्रमुखता आपको पढ़ना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि रूल वही की है यहाँ पे। इनका बस हल्का हल्का इंट्रोडक्शन जानिए कि हाँ इनका योगदान क्या रहा है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
जैसे सब यूरोपीय शक्ति आए वैसे ये भी आए। तो इन्होंने क्या है 1616 में डेनमार्क की कंपनी ने डेनमार्क में ये स्थापित की गई, सन आप इसको नोट करिए, ठीक है। और भारत में इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई पहली, इन्होंने लगाई ट्रंकोबार में। कहां लगाई? ट्रंकोबार, ये नोट करना आप, ट्रंकोबार में। डेनिश कंपनी जो पहली फैक्ट्री थी, फर्स्ट फैक्ट्री कहां लगाई? ट्रंकोबार में। ये पड़ता है तमिलनाडु में, एक क्षेत्र है ये, क्योंकि आपको सारी फैक्ट्रियां देखनी है। जाओ, जो पोर्तुगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, तो पांचों शक्तियों के हमें फैक्ट्रियों के नाम पता करने, कहां उन्होंने पहले पहले अपनी जड़ें जमाई, ठीक है। तो प्रथम व्यापारिक केंद्र इन्होंने क्या स्थापित किया? ट्रंकोबार में, तमिलनाडु में, ठीक। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ता है ट्रंकोबार। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने यहीं पे अपनी व्यापारिक केंद्र कह लीजिए, फैक्ट्री कह लीजिए, यहाँ पे स्थापित की। बाद में क्या हुआ? बाद में इन्होंने क्या किया? अपनी जो स्थापित साम्राज्य थे अंग्रेजों को बेचकर यहां से पलायित हो गए, ठीक। तो इनके में विशेष इन्होंने कुछ संघर्ष नहीं किया। जैसे डचों ने क्या किया? डचों ने पोर्तुगीज से संघर्ष किया, उनको साइड किया, उसके बाद अंग्रेजों से भिड़े, तो अंग्रेजों ने उनको वेदारा के युद्ध में हराया, फिर उनको साइड होना पड़ा डचों को। लेकिन डेनिश को ऐसा नहीं हुआ। डेनिश में क्या हुआ? डेनिश की कंपनियों ने थोड़ा बहुत लाभ जो कमाया था, उसके बाद इन्होंने जो स्थापित साम्राज्य था उन्होंने अंग्रेजों को बेचा और बेचकर यहां से चले गए, ठीक। अब इसके बाद देखिए डेनिश हो गया, इसके बाद हम फ्रांसीसी कंपनी की बात करेंगे। फ्रांस की जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसने अंग्रेजों से काफी संघर्ष किया है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो फर्स्ट फैक्ट्री है ये 1619 में स्थापित की गई थी, याद रखना, 1619 में, ट्रंकोबार, तमिलनाडु में। 1616 में डेनमार्क में कंपनी स्थापित होती है, डेनिश कंपनी। 1619 में आते हैं, अपना ट्रंकोबार में फैक्ट्री स्थापित करते हैं, और कुछ दिन बाद ये अंग्रेजों को बेच के यहाँ से पलायित हो जाते हैं, ठीक। आप ये नोट करिए। उसके बाद हम चलते हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से काफी संघर्ष किया है। 3 युद्ध लड़े हैं स्पेशली, जिसको हम कर्नाटिक वार कहते हैं। अब उसको हम बताएंगे कि 3 युद्ध इन्होंने लगातार लड़े हैं, और फ्रांसीसियों ने काफी हद तक अंग्रेजों को चुनौती भी दी थी। इसको आप नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं अपने फ्रांसीसी कंपनी की तरफ। और सबसे लास्ट यूरोपीय कौन आया था? फ्रांसीसी ही आए थे, ठीक। सबसे पहले कौन थे? पोर्तुगीज। ठीक। अब हम चलते हैं अपने फ्रांसीसी कंपनी की ओर। लेकिन यह है कि अंततोगत्वा फ्रांसीसी भी कहीं न कहीं अंग्रेजों से हारते हैं, और फिर उनका यहाँ पे, तो फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो हुई है, फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में कब हुई? 1664 में। देखिए सबसे लास्ट में है ये, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई है। वहां के राजा थे कोलबर्ट, उनके मंत्री थे, नहीं, लुई 14वें वहां के राजा थे। लुई 14वें वहां के राजा थे, उनके वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, ठीक है। वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से ये कंपनी, कोलबर्ट के प्रयासों से कंपनी स्थापित हुई। नोट करते रहिएगा आप लोग साथों साथ, नाम ये इंपॉर्टेंट है।
कौन थे? कोलबर्ट के प्रयासों से स्थापित हुई। किस राजा के राज्य में? लुई 14वें के। और समय क्या था? 1664। ठीक, 1664 लुई 14वां वहां के सम्राट हैं और कोलबर्ट वहां के वित्त मंत्री हैं। उन्हीं के प्रयासों से कंपनी स्थापित हुई कि हमें कंपनी बनानी चाहिए, हमें भी व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि और यूरोपीय शक्ति फायदा ले रहे हैं। ठीक, और इन्होंने फिर क्या किया? 1668 में ये भारत की तरफ रुख किए और इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित की। कहां स्थापित की? इंडिया में, सूरत में। 1668 में ये आए यहां पे। उसके बाद इन्होंने सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र का निर्माण किया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में। और इन्हीं के वायसराय में आते हैं डुप्ले, जिनकी पॉलिसी थी, आप पढ़ेंगे कि यहाँ के राजाओं की राजनीति में भाग लेके फायदा कमाने की जो नीति थी कि चलो उनको प्रयास करते और उनके युद्ध में हम शामिल होते हैं किसी एक राजा की तरफ और उनको फायदा दिला के या जीत करा के फिर उनसे हम धन अर्जन या शक्ति अर्जन करते हैं। तो ये पॉलिसी डुप्ले थे और ये डुप्ले फ्रांसीसी वायसराय थे। ठीक, और इनके पहले वायसराय आते हैं डुप्ले, फर्स्ट वायसराय। कौन आते हैं? डुप्ले। ठीक, अच्छा, होता क्या है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई का कारण यहाँ का नहीं है। अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोप में है, मूलतः तो यूरोप के हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से लड़ाइयां स्टार्ट होती हैं और वहां की लड़ाई का प्रभाव भारत में दिखता है, क्योंकि है तो वहीं के ये, इनका मूल जड़ जो है वहां पे है, तो वहां की लड़ाई के कारण यहाँ पे भी युद्ध हो जाता है। इसी कारण से फ्रांस, कई बार क्वेश्चन सीधा आता है, फ्रांस व ब्रिटेन के बीच जो इनकी EIC है, दोनों की, फ्रांस की कंपनी और ब्रिटेन की कंपनी के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। लिख लीजिएगा, फ्रांस व ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक है, क्योंकि इनके जो मूल है ना, इनके मूल जो है कहीं ना कहीं यूरोप से जुड़े हुए हैं और वहां के रीजन से, कभी ऑस्ट्रिया का मुद्दा है तो कभी कुछ मुद्दा है, तो इनके रीजन से यहाँ पे, चूंकि उन्हीं की सेनाएं यहाँ पे हैं, उन्हीं की कंपनियां यहाँ पे, तो वहां का युद्ध भी यहाँ प्रभावित करता है। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। ठीक, और अंततोगत्वा क्या होता है? अंततोगत्वा वांडीवास की लड़ाई होती है। वांडीवास के युद्ध में फ्रांस पराजित हो जाता है। फ्रांस क्या होता है? पराजित हो जाता है और इनको सीमित कर दिया जाता है और अंग्रेज फिर इनकी शक्ति ऊपर बढ़ जाती, सबसे ऊपर। कहीं ना कहीं इन्होंने डचों को निपटा दिया, फिर उसके बाद डेनिस तो बेच के ही चले गए थे, पोर्तुगीज को डचों ने किया था, फिर थोड़ा बहुत बचा तो अंग्रेजों ने कर दिया, और फ्रांसीसियों को लास्ट युद्ध, वांडीवास के युद्ध में फ्रांस को पराजित करके अंग्रेजों ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। ठीक, तो ऐसे क्या हुआ कि शुरुआत में 5 कंपनियां आती हैं, फिर आपस में कंपटीशन होता है कि नहीं हम अपना बनाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते फाइनली यहाँ पे अंतिम रूप में कौन रुकता है? अंग्रेज। अब अंग्रेज कैसे विस्तार करते हैं हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि मेन हमारा जो टॉपिक है यही है, क्योंकि इन्होंने रूल किया 200 साल करीब करीब। आप लीजिए कि इनका जो राज इंडिया में अच्छे से अगर माना जाए तो 17 प्लासी युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर के युद्ध के बाद इनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक पकड़ बैठ गई थी। इन्होंने शुरुआत बंगाल से किया था, बंगाल से शुरू किया, फिर मैसूर, फिर मराठा, फिर पंजाब, धीरे धीरे इन्होंने पूरे एक एक राज्य को पकड़ के
जीतना चालू किया और संधियां की, और संधि के साथ साथ इन्होंने फिर धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पे कब्जा किया। तो अभी हमने ये मोटे तौर पे देखा कि कैसे कैसे विभिन्न कंपनियों के बीच में क्या तालमेल था, कैसे लड़ाइयां हुई। अब हम बात करेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे भारत पे कंट्रोल करना शुरू किया। तो अब उसके बारे में आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ छूटा हो तो। अच्छा, एक चीज ये भी जान लीजिए कि फ्रांसीसियों के हार का कारण भी कहीं ना कहीं वही है जो कि डचों का है। ये भी एक सरकारी कंपनी है। सरकारी, आप समझ रहे हो ना, सरकारी कंपनियों में काम क्या होता है, निर्णय लेने में क्या होगा। अगर मान लो यहाँ युद्ध हो रहा है और निर्णय लेना, कहाँ जाएगा, फ्रांस का इंतजार किया जाएगा कि जब फ्रांस से डिसीजन होगा और इंडिया में आएगा तब फिर यहाँ स्टेप लिया जाएगा। अंग्रेजों में क्या है, अंग्रेज पूरी तरह निजी कंपनी है, प्राइवेट, जैसे आज की प्राइवेट कंपनी होती है, तुरंत का तुरंत फैसला कि हाँ ये फायदे में, चलो करो। तो यही कहीं ना कहीं अंग्रेजों की बढ़त थी। और दूसरी, उनकी नौ सैनिक शक्ति इनसे ज्यादा मजबूत थी, उनकी जो समुद्री सेना थी वो ज्यादा ताकतवर थी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने यहाँ पे बढ़त हासिल की सभी राजाओं के साथ। अच्छा, एक रीजन और भी आता है, ये जो वांडीवाश का लड़ाई हुआ है इसका समय आप लोग ये नोट कर लीजिए, 1760। ये समय आपको मैं बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1760 में फ्रांस को हराने में सबसे बड़ा कारण क्या बनता है पता है आपको, मैं जब बताऊंगा अभी कि बंगाल में अंग्रेज क्या करते हैं, 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतते हैं, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद उनके पास खूब सारा पैसा आ जाता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध को जब वो जीतते हैं तो उनको क्या काफी सारा पैसा वो शोषण करते हैं बंगाल से, तो उस पैसे से कहीं ना कहीं ये और सशक्त हो जाते हैं। और उसी सशक्ति का कारण है कि उन्होंने फ्रांसीसियों को 1760 में हरा दिया। तो बंगाल का जो एक, बंगाल में हस्तक्षेप करके उन्होंने जो पैसा कमाया और जो धन कमाया, जो सैनिक शक्ति हासिल की, वो कहीं ना कहीं और यूरोपीय शक्तियों को नहीं मिल पाया था, और यहीं पे अंग्रेज कंपनी ने बढ़त हासिल की। तो चलिए अब हम चलते हैं कि ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य में अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया भारत में, हम उसकी बात करेंगे। फ्रांसीसी कंपनी को मैंने आपको बता दिया, हारने का कारण यही था, एक सरकारी कंपनी थी क्योंकि उसको निर्णय लेने रहते थे, ऊपर से इनकी नौसैनिक शक्ति कमजोर थी अंग्रेजों के सामने, वो भी एक रीजन था। हाँ, डुप्ले जब तक था यहाँ पे, उन डुप्ले ने काफी हद तक फ्रांसीसी कंपनी को आगे बढ़ाया, बट क्या हुआ था बीच में हुआ क्या, डुप्ले को वापस बुला लिया गया था। डुप्ले रणनीतिक तौर पे बहुत तेज था, बट वही है कि इनको वापस बुला लिया गया किसी कारणवश। फिर उसके बाद फ्रांसीसी कंपनियों को आगे वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए युद्ध में, और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के राज्य को खो दिया, वो सीमित हो गए। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश का साम्राज्यवादी विस्तार कैसे होता है, भारत में ब्रिटिशर्स अपनी कैसे कैसे बढ़त बनाते हैं। तो और ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अंग्रेजों ने, आपको पता ही है कि सबसे पहले फैक्ट्री लगाई सूरत में, उसके बाद वो बंगाल की तरफ बढ़े और उन्होंने देखा कि अब कैसे अपने आप को हम यहाँ विस्तार कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप समझिए, जब जब भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी तो विदेशी शक्तियां हैं यहाँ हावी होंगी। ठीक, आप चाहे देख लीजिए, मौर्य एम्पायर वगैरह डिक्लाइन किया, गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन किया, उसके बाद अरब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, क्योंकि जब सेंट्रल शक्ति नहीं रहेगी तो क्या वो रोक पाएंगे, छोटे छोटे राज्य रोक पाएंगे, नहीं। तो यही होता है, जब हर्षवर्धन वगैरह डिक्लाइन कर जाते हैं उसके बाद क्या होता है, अरब आक्रमणकारियों का शुरुआत होता है, और फिर अफगान और दुनिया भर के जितने भी आक्रमणकारी हैं भारत में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर पूरी का पूरा मुगल वंश और पूरा गुलाम वंश चलता है। ऐसे ही क्या हुआ, जब मुगल सम्राट, जो मुगल एम्पायर था, वो डिक्लाइन किया तो क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य विघटित होने लगे। औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट, जो मुगल साम्राज्य था, वो कमजोर हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि हैदराबाद अलग हो गया, बंगाल का नवाब अलग हो गया, हाँ, अवध का अपना अलग चल रहा है, तो सब कहीं ना कहीं छोटे छोटे शक्तियों में वितरित हो गए। तो अब जब आप टूट जाओगे छोटे छोटे में तो क्या होगा, आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। अब फिर विदेशी आक्रमण जब हुआ तो उसका उन्होंने फायदा उठाया और धीरे धीरे उन्होंने सबको बारी बारी से हराना चालू किया। तो अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश का साम्राज्यवादी विस्तार कैसे होता है। तो टॉपिक है हमारा ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्यवादी
विस्तार। ठीक है, कैसे भारत में वो अपने आप को फैलाते हैं, कैसे विस्तृत करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं। पहले भारत का मैप बनाएंगे हम लोग कि बंगाल पे करने से इनको फायदा क्या मिल रहा है और सारी चीजें। ठीक, उस समय का बंगाल आप समझिए ना, ये है कुछ इस प्रकार का उस समय का बंगाल रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय बिहार, उस समय का बंगाल में आज का बांग्लादेश भी आता है। ठीक, उस समय का जो बंगाल है उसमें बांग्लादेश आता है, बिहार है, उड़ीसा है और झारखंड है, ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो ये है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे उनका आक्रमण करने का क्या है? क्योंकि बंगाल बहुत ही समृद्ध राज्य था उस समय। जब यहाँ पे अटैक होता है क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स जब यहाँ धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री लगाना चालू करते हैं और कोलकाता में अपने यहाँ फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं, तो किसने किया था कोलकाता की स्थापना? जॉर्ज चार्नॉक ने। तो जब वो स्थापना करते हैं, धीरे धीरे चीजें वो इंटरफेयर करते हैं राजनीति में। तो यहाँ पे करने का सबसे बड़ा रीजन एक क्या है? सबसे बड़ा रीजन एक है कि ये दिल्ली से, जो दिल्ली, जो मुगल सम्राट है, दिल्ली से एक तो दूरी है ठीक ठाक। ठीक, दूसरी क्या है? दूसरा कोस्टल रीजन है, तो यहाँ से बंदरगाहों की उपस्थिति है, व्यापार बढ़िया हो सकता है। अच्छा, बंगाल जो है वो एक समृद्ध राज्य है। बंगाल क्या है? समृद्ध राज्य है। अच्छा खासा जो निर्यात होता था वो बंगाल से आता था। तो समृद्धि का कारण है बंदरगाह का होना, और दिल्ली से दूर है क्योंकि अब यहाँ पे मुगल सम्राट का इतना दखल नहीं है। तो इसीलिए जो साम्राज्यवादी विस्तार का प्रारंभ अंग्रेज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से यहाँ पे शुरुआत वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मैप में आप दिखा लीजिए, दिल्ली से दूरी, कि प्रारंभ करने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये दिख रहा है। ठीक है, और आप समझिए कि अब झारखंड, उड़ीसा, ये सब कैसे क्षेत्र हैं? खनिज वाले हैं। आज का जो खनिज वनिज है कहाँ से है? झारखंड उड़ीसा से तो है। तो ये कहीं ना कहीं खनिज संसाधन भी यहाँ पे खूब सारा है, तो ये भी एक रीजन है। अच्छा, यहाँ पे बारिश वगैरह अच्छी होती थी, चावल की खेती, तो खेती होती के लिए उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पे कृषि अच्छी हो सकती है, उपजाऊ भूमि। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन इनका रहा। 4-5 फैक्टर हैं जो कि स्टार्ट करने के लिए कि बंगाल में क्यों शुरू किया अंग्रेजों ने अपने विस्तार का प्रारंभ, तो उसके रीजन ये आपको दिख सकते हैं। ठीक, तो आप ऐसे एक शॉर्ट में बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं कि कैसे कैसे चीजें बढ़ी। तो देखो होता क्या है कि बंगाल में पहले तो क्या था, मुगल सम्राट हैं, सब जगह इनका शासन है, तो यहां से क्या करते थे? नवाब घोषित करते थे कि इस, जैसे आज गवर्नर घोषित होते हैं, तो ऐसे ही नवाब वगैरह घोषित किए जाते थे। तो यहां पे क्या किया गया, मुर्शीद कुली खां को यहाँ पे घोषित किया गया कि ये बंगाल को देखेंगे। ठीक, मुर्शीद कुली खां को ये क्या, औरंगजेब द्वारा बंगाल का क्या बनाया गया? दीवान। ठीक है, मुर्शीद कुली खां को आप ये नोट कर लीजिए, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का क्या बनाया गया? दीवान। दीवान का मतलब समझ रहे? दीवान का मतलब होता है जो कि राजस्व वगैरह का जो हेड होता है। दीवानी मतलब होता है राजस्व से रिलेटेड। तो बंगाल का इनको क्या बनाया गया? दीवान। ठीक, किसने बनाया? औरंगजेब ने बना के भेजा था। अब क्या था, ये थे तो दीवान, बट वहां पे जो राजा थे वो जो वहां के नवाब थे, हेड थे, वो ज्यादातर कहाँ रहते थे? वो ज्यादातर रहते थे दिल्ली में। ठीक है, इसलिए जो मुर्शीद कुली खां थे वो कहीं ना कहीं सारी चीजें, वहां का सारा कार्यभार देखते थे। ठीक है, सारा कार्यभार मुर्शीद कुली खां ही देखते थे।
तो मुर्शिद कुली खां बंगाल के दीवान बने, औरंगजेब ने बनाया। जो वहां के नवाब थे वो थे अजीमुशान, बट वो क्या था ना कि वो ज्यादातर दिल्ली में ही रहते थे। ठीक, अजीमुशान थे, बट वो अब उनके संबंध थोड़े वो राज परिवार से थे, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा समय दिल्ली में बिताते थे। इसलिए मुर्शिद कुली खां ही वास्तविक सत्ता संभाल रहे थे, कार्यभार या सत्ता जो भी था वो उनके ही हाथ में था। ठीक है, वास्तविक सत्ता कौन संभाल रहा था? मुर्शिद कुली खां। अच्छा, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के डेवलपमेंट के लिए कई काम भी किए। जैसे इन्होंने क्या किया, जो राजकीय भूमि थी, राजकीय भूमि की वृद्धि के लिए इन्होंने क्या किया, राजकीय भूमि की वृद्धि के लिए, राजकीय भूमि की वृद्धि के लिए छोटे जमींदारों, जो छोटे जमींदार थे ना, उनसे भूमि छीन ली और उसको राजकीय भूमि में मिला लिया। इससे क्या हुआ, राजकीय भूमि में वृद्धि हुई, आय उसकी बढ़ गई, और ऊपर से इन्होंने कुछ जो बड़े जमींदार थे उनको सशक्त किया, जिससे कि और अच्छे से प्रशासन किया जा सके। तो ये मुर्शिद कुली खां के बारे में नोट लीजिए। एक क्या किया, इन्होंने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही की, और राजकीय भूमि में जो उनकी छोटी छोटी भूमियां थी उनको इकट्ठा किया राजकीय भूमि में। और जो राजकीय भूमि क्या बोलते हैं, खालसा भूमि, राजकीय भूमि को बोलते हैं खालसा भूमि, याद रखना, खालसा भूमि ये होती है राजकीय भूमि। आप पढ़ेंगे, एक वक्फ प्रॉपर्टी होती है, एक होती खालसा प्रॉपर्टी। तो खालसा प्रॉपर्टी मतलब राजकीय भूमि हो गई, और वक्फ में होता है जो धर्मार्थ के लिए दी जाती है। तो अब से क्या हुआ, ये जो खालसा भूमि थी, राजकीय भूमि थी, इसमें वृद्धि हुई। तो मुर्शिद कुली खां के जो राजस्व सुधार थे ये कहीं ना कहीं ये थे। ठीक है, और बड़े जमींदारों को इन्होंने क्या किया, सशक्त किया, जिससे कि राजस्व वसूली और बेहतर हो सके। भाई अब एक मुर्शिद कुली खां दीवान थे, तो उनको सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट था, राजस्व मिलना चाहिए। और जो अजीमुशान थे ये थे सूबेदार, बट इनसे क्या था कि ये तो अपना दिल्ली में ही रहते थे, दिल्ली में ही रहते थे, तो इनसे वास्तविक सत्ता जो संभालते थे कौन, मुर्शिद कुली खां संभालते थे। तो ये कहीं ना कहीं सुधार हुआ। अच्छा किसानों के हित में मुर्शिद कुली खां ने एक काम किया, इन्होंने किसानों को ऋण भी दिया खेती के लिए, जिसको तकावी कहा जाता है। कभी कभी शब्द पूछ लेता है सीधा एग्जाम में, तकावी। तकावी क्या था, तो ये किसानों को दिया गया ऋण था कृषि के लिए, किसानों को दिया गया ऋण था तकावी। नोट कर लेना इसको, ये कीवर्ड है, पूछता है एग्जाम में कि तकावी क्या है, तो किसानों को दिया गया ऋण है तकावी, तकावी। ठीक, तो मुर्शिद कुली खां के 3 रिफॉर्म बड़े हैं। एक तो छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही की, जागीर भूमि को छीन के राजकीय भूमि की वृद्धि की, राजकीय आय जिससे बढ़ गई, और जमींदारों को बनाए रखा जिससे राजस्व वसूली बेहतर कर सके। ठीक, तकावी दिया। तकावी मतलब किसानों को ऋण जैसे आज गवर्नमेंट देती है ना, वैसे उन्होंने उस समय दिया था तकावी। तो ये एक अच्छी एक इनिशिएटिव बोली जाती है। मैं आपको बैकग्राउंड बना रहा हूं कि अभी बैकग्राउंड क्या चल रहा है, उसके बाद कैसे अंग्रेज यहां घुसते हैं। ठीक, तो तकावी दिया। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, जो आसपास विद्रोह हुए ना, जमींदारों के विद्रोहों को दमन भी किया था, जमींदारों के विद्रोह को दबाया। फिर कुछ जमींदारों ने वहां विद्रोह भी किया था, विद्रोह को दबाया। ठीक, तो मुर्शिद कुली खां बंगाल के दीवान बने, लेकिन वास्तविक शक्ति इनके पास थी, क्योंकि जो अजीमुशान सूबेदार थे वो ज्यादातर दिल्ली में रहते थे, और इन्होंने तकावी दिया, राजकीय भूमि में वृद्धि की जिसको कहते हैं खालसा भूमि, और बड़े जमींदारों को बनाए रखा जिससे कि राजस्व वसूली बेहतर हो सके। ठीक है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, और राजधानी को, इस बंगाल की राजधानी जो थी ढाका, ढाका को मुर्शिदाबाद ले आए। ठीक है, क्या किया, ढाका को, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी चेंज की। ठीक है,
परिवर्तित की, चेंज की। तो ये इनके बड़े काम थे। उसके बाद क्या होता है, आते हैं अलीवर्दी खां। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद कौन, अलीवर्दी खां। अब इसी के बाद से जो राजा आएंगे सिराजुद्दौला, अब वहीं से ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप चालू होगा। मैं ये बता रहा हूं क्योंकि एक आध क्वेश्चन कभी कभी आया है, तो आप इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अलीवर्दी खां, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम अलीवर्दी खां पे चलेंगे। ठीक है, अपने मुर्शिद कुली खां के जो, क्योंकि ये भूमि सुधार के लिए इनका इंपॉर्टेंट माना जाता है रोल, तो जो मैंने उसको बताया आप नोट करिएगा। और वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के हाथ में ही थी। इसीलिए क्या किया था ना, इसीलिए एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिए, इसीलिए ने क्या किया, फर्रुख सियर ने जब देखा कि असली काम मुर्शिद कुली खां ही कर रहे हैं, तो फिर इन्हें ही क्यों सूबेदार न बना दिया। ये तो फर्रुख सियर ने इनको सूबेदार बना दिया। किसको, मुर्शिद कुली खां को, मुर्शिद खां को। कब, 1717 की बात है ये। तो इस प्रकार से ये थे पहले दीवान, लेकिन बाद में फर्रुख सियर ने जब देखा कि वास्तविक शक्ति इन्हीं के हाथों में है, फिर उन्होंने इनको सूबेदार बना दिया, मुर्शिद कुली खां को, 1717 में। ठीक, अब हम आते हैं बात अलीवर्दी खां में। अलीवर्दी खां का देखिए बहुत बड़ा रोल है नहीं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो याद रखिए। इन्होंने अंग्रेजों के लिए बोला था कि अंग्रेज वह मधुमक्खी है, वह मधुमक्खी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वह मधुमक्खी है जिन्हें न छेड़ो, जिन्हें न छेड़ो तो वह शहद देती हैं, तो वो शहद देती हैं, लेकिन अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये तुम्हें काट काट के मार डालेंगे। ये इनका स्टेटमेंट था, एग्जाम में पूछा हुआ है सीधा। शहद देती हैं, अगर छेड़ोगे तो ये काट काट के मार डालेंगी। आप इसको लिख लीजिए, काट काट के मार डालती हैं। कुछ इनका मतलब यही था कि अंग्रेजों से कहीं ना कहीं अपना एक बना के रखो। तो इन्होंने क्या बोला, बोला कि अंग्रेजों से अगर आप अंग्रेजों से न छेड़ो तो ये शहद देंगी, अर्थात तुम्हें व्यापार का मुनाफा देंगी, लेकिन अगर हस्तक्षेप या छेड़छाड़ करोगे तो वो काटेंगी, युद्ध करेंगी, परेशान करेंगी। इन चीजों में इनका एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट, और बाकी इनके लिए कोई ऐसा विशेष नहीं है। ठीक, अब इसके बाद से प्रॉब्लम शुरू होती है बंगाल में। क्यों, अब आते हैं नवाब सिराजुद्दौला। अब यहां से कहानी बिगड़ना चालू होती है। ठीक है, चक्कर क्या है कि जो अलीवर्दी खां हैं, इसके बाद जो नवाब सिराजुद्दौला बनते हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि इनके रिश्तेदारों में ये चीज स्वीकार नहीं होती कि ये बने नवाब सिराजुद्दौला। होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अब नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला ये 1756 में बंगाल के नवाब बनते हैं। ठीक, अच्छा, इनके कुछ जो रिश्तेदार हैं, जैसे इनकी मौसी एक थी घसीटी बेगम करके हैं, पूर्णिया के जो जमींदार हैं, वो लोग कहीं ना कहीं नवाब से खुश नहीं है। ठीक, और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज आके बंगाल में, अब पहले तो उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, फिर उन्होंने क्या किया, किलेबंदी करनी चालू कर दी। तो इन चीजों से क्या थे, जो नवाब सिराजुद्दौला थे, वो भाई नवाब नए नए बने ही थे, उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं हमारे फरमानों का उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा नाफरमानी की जा रही है। इस क्रम में इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर अटैक किया और उन पे कब्जा किया। अब जिससे क्या हुआ, अंग्रेजों इनके बीच में एक रसाकसी आ गई।
और अच्छा, अंग्रेजों पे इन्होंने जब फोर्ट विलियम पे कब्जा किया तो वहां से अंग्रेज भागे भी, और कुछ दूर जाके एक फुल्टा द्वीप था, वहां पे उन्होंने अपना शरण लिया कुछ दिन के लिए। उसके बाद ये लौट के आते हैं और फिर घटना घटती है प्लासी के युद्ध की। जो प्लासी का युद्ध आप सुने होंगे, 1757 प्लासी युद्ध, 1757 तब ये प्लासी का युद्ध होता है। और युद्ध में आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला की हार हुई, और जो इनके सेनानायक थे मीर जाफर, उन लोगों ने इनको साथ षड्यंत्र किया, कॉन्स्पिरेसी की, और उसी के साथ सिराजुद्दौला वहां से भागते हैं। फिर मीर जाफर के जो बेटा था उसने इनकी हत्या की, और फिर वहां पे अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं बंगाल में एक अपनी जो कहते हैं कठपुतली सरकार, कठपुतली राज कायम किया वहां पे। तो इसको हम बताएंगे कि कैसे चीजें डेवलप हुई, ऐसी चीजें। तो नवाब सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के वो बने, नवाब बने। अच्छा, इसके साथ क्या हुआ, जो संबंधी थे इनका, संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, सामना करना पड़ा। अच्छा, जब संबंधियों ने विरोध किया तो भाई ये नवाब थे, जिन्होंने संबंधियों को क्या किया, वहां से अपने राज्य से भगाना चालू किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने शरण दे दी इनको, अंग्रेजों ने शरण दी। अब सोचिए, अगर नवाब भगा दे और उसको अगर कोई भी पार्टी शरण देगी, इसका मतलब अब विरोध तो होगा ही होगा। तो इसी कारण से ये विरोध शुरू हो गया, और ये विरोध बढ़ते 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 प्लासी युद्ध 1757 में पहुंचता है। अच्छा, अब युद्ध शुरू होने वाला है। ठीक है, अब देखिए युद्ध में हो क्या रहा है। युद्ध में ये हो रहा है कि प्लासी का युद्ध है 1757 में, अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला नवाब है। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों ने जो सिराजुद्दौला के क्या कहते हैं कि जो सेनानायक हैं मीर जाफर, कौन है इनके सेनानायक, इनके सेनानायक हैं मीर जाफर। कौन है, मीर जाफर। अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को गोली दिया कि ऐसा है, आप सेनानायक बनके क्या करोगे, आपको हम राजा बनाते हैं, नवाब बनाते हैं बंगाल का। तो बोले कैसे, बोले ऐसा है कि आप ऐसा करिए, जब युद्ध होने लगे ना तो आप युद्ध में शामिल ही मत होइए, आप साइड हो जाइए। अब मीर जाफर को भी लालच आ गया कि हाँ यार, बात तो सही है, हम अपनी सेना को साइड कर लेते हैं, या जब युद्ध का समय आएगा तो हम रुक जाएंगे, युद्ध में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस कारण से क्या हुआ, मीर जाफर ने यहाँ पे क्या किया, धोखा दिया। अब युद्ध में जब सिराजुद्दौला पहुंचते हैं तो वहां पे मीर जाफर बैक कर गया। अब सिराजुद्दौला को लगा ये तो हमारा युद्ध पूरा हाथ से निकल जा चुका है। अब यहाँ से सिराजुद्दौला क्या करते हैं, प्लासी से भागते हैं, और फिर जहां ये जाके कहीं शरण लेते हैं, और वहां पे मीर जाफर के पुत्र द्वारा किसी की सहायता से इनकी हत्या कर दी जाती। अब जब सिराजुद्दौला की हत्या हो गई तो चूंकि अंग्रेजों ने क्या कहा था, मीर जाफर को बोला कि आपको हम नवाब बना देंगे, तो इनको क्या बना दिया गया, नवाब। ठीक, अब मीर जाफर बन गए नवाब। अच्छा, जब ये नवाब बनाए गए तो मीर जाफर ने क्या किया, जो वाद प्रॉमिस किया था अंग्रेजों से, खूब सारा धन, और उसके बाद 24 परगना का जो क्षेत्र था बंगाल में, एक जिले का, उसकी पूरी क्या कहते हैं, उसकी जो दीवानी दे दी, उसकी दीवानी दे दी। और उसके बाद क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने इनका भी शोषण करना चालू किया। अंग्रेजों का काम यही था, वो चाहते थे कि कठपुतली सरकार बने जो हमारे हाथों में रहे, जिसको जब चाहे जैसे चाहे हम निचोड़े। तो मीर जाफर को पहले लगा कि हम नवाब बनेंगे, इसलिए इन्होंने अपने राजा से गद्दारी की कि चलो सिराजुद्दौला को हम मरवा देते हैं। लेकिन जब मीर जाफर खुद जब नवाब बन गए तो अब अंग्रेजों ने इनको भी चूसना चालू किया कि अब हमें इतना धन चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए। अब मीर जाफर परेशान होने लगे, तो फिर मीर जाफर को हटा के इनके दामाद को, मीर कासिम, उनको नवाब बनाता है। आप देखिए अंग्रेजों की चालाकी देखिए, या अब जो भी कहिए, दुष्टता कहिए, मीर कासिम को बनाते हैं कि तुम राजा बनो, नवाब बनो, ये काम के नहीं है। अब मीर कासिम से ही पैसा वसूलते हैं। लेकिन बाद में मीर कासिम भी परेशान हो जाता है, तो ये यहाँ से भाग के कहाँ जाता है, भाग के जाता है अवध के नवाब के पास।
शरण लेता है वहां पे कि चलिए अब हम लोग युद्ध करते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। तब होता है बक्सर का युद्ध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है 1764। और ये समझ लीजिए कि ये युद्ध ने ना भारत के अगले 200 साल डिसाइड कर दिए कि 200 साल भारत में क्या होगा। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध। अब उस युद्ध में होता क्या, मैं अभी बता के आगे क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसमें हुआ क्या कि मीर कासिम यहां से गए बंगाल से, उधर अवध के नवाब और मुगल सम्राट तीनों मिल गए। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और कौन और कौन थे, अवध के नवाब, तीनों मिलके अंग्रेजों से लड़े। और अंग्रेजों ने इस बार बक्सर के युद्ध में तीनों सेनाओं, जो संयुक्त रूप से सेना थी, तीनों को हरा दिया। और ये हारना कहीं न कहीं भारत के सम्राटों के लिए एक बहुत बड़ी मार पड़ी और अंग्रेजों के लिए बहुत, ये समझ लीजिए, इसको समझिए कि बहुत ही मोटिवेशन का काम किया, या बहुत बड़ा धन उनके हाथ लग गया। तो इससे जो सशक्त हुआ ब्रिटिश कंपनी, वो उसका परिणाम ही है कि उन्होंने फिर आगे चल के पूरे भारत पर कब्जा किया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैसे प्लासी के युद्ध से बक्सर के युद्ध तक पहुंचा मामला, और बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों की जो पकड़ थी भारत पर मजबूत कर दी। ठीक, तो आगे हम बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है उसमें क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे आगे। आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपका जो प्यार है बिल्कुल हमारे चैनल पर दिख रहा है, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और जो फीडबैक है आपका उसको हमें देते रहिए, और जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं पढ़ते रहिए। और हमारे चैनल का जो विजन है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि हम कोई भी इधर उधर की बात, आप देखते होंगे कि पूरे 1 घंटे के दौरान हम लोग कोई किसी की कहानी या किस्से की बात नहीं करते। हम लोग केवल अपने फैक्ट, अपने कॉन्सेप्ट, और अपनी एक स्टोरी भी है तो अपने उसी स्टोरी, जिस चीज की चर्चा चल रही है, जो टॉपिक चल रहा है, उसी की बात करते हैं। तो इसी विजन के साथ आप भी हमसे जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। ठीक, तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक हमारे चीजों को पहुंचाएं। यही आपका हमारे लिए योगदान होगा। तो फिर इसी के साथ आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ।